हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन क्या होती है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है। बेसिकली न्यूटन ने एक लॉ दिया था कि अगर हमारे पास अगर दो बॉडीज हैं जिनका कुछ मास है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी। उसको बोलते हैं हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होती है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? सपोज करो हमारे पास दो बॉडीज हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है r। तो क्या होगा, ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी और ये इसको अट्रैक्ट करेगी विद ए फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन ने बताया कि अगर हमारे पास ऐसे दो बॉडीज हैं तो उनके बीच में जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब क्या होता है, ये हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी टू बॉडीज, कोई भी दो बॉडीज होंगी वो एक दूसरे को एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी। चाहे कोई भी दो बॉडीज हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी। वो जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये बन जाता है हमारे पास F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं G, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो G होता है इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल इसीलिए बोलते हैं कि इस G की वैल्यू कहीं पे वेरी नहीं करती, चाहे किसी भी मीडियम में इसको रख दो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जो G की वैल्यू होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻11। बाकी इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, इतनी रहती है इसकी वैल्यू। तो ये आ गया हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसके बाद बात आती है ग्रेविटी की। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास दो बॉडीज है ना, अगर उनमें से एक बॉडी अगर अर्थ है, दूसरी कोई भी बॉडी है, तो उन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको बोलते हैं हम ग्रेविटी। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी। ये होती है हमारे पास ग्रेविटी। ग्रेविटी के केस में सपोज करो हमारे पास अर्थ है, अर्थ को हम यहाँ पे एक स्फीयर कंसिडर करेंगे। हमारे पास अर्थ है, अर्थ की रेडियस है r, और अर्थ की जो रेडियस होती है वो रफली होती है 6400 किलोमीटर लेते हैं हम इसको। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, वो जस्ट सरफेस पे है, इनके बीच में डिस्टेंस है r, अर्थ का कैपिटल एम है मास, कैपिटल आर है रेडियस, इसका स्मॉल आर। ठीक है, तो इन दोनों में जो फोर्स होगी वो हो जाएगी हमारे पास G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम आर स्क्वायर। तो ये जो होती है इसको बोलते हैं हम ग्रेविटी। ग्रेविटी ग्रेविटी क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी। कोई भी बॉडी होगी तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी उसको बोलेंगे हम ग्रेविटी। अब क्या होता है कि सपोज करो इसमें एक चीज आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस फोर्स के द्वारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है किसी बॉडी में उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो बॉडी है इसका मास अर्थ के कंपैरिजन में वो काफी छोटा है। इट मींस फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्या होगा, अगर ये बॉडी अर्थ है, अर्थ क्या करेगी, दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ। ठीक है, तो अब इस बॉडी का मास जो है कम है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। सिमिलरली क्या होगा, ये जो अर्थ है, ये बॉडी छोटी बॉडी है, ये अर्थ को भी अट्रैक्ट कर रही है, बट अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन लगभग जीरो है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू ग्रेविटी उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू होती है स्मॉल जी। क्या होती है उसकी वैल्यू? उसकी वैल्यू होती है स्मॉल जी। तो स्मॉल जी क्या होता है? बेसिकली ये फोर्स लगाती है कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर मास पे, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी
ऑफ मास m, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या आ गया हमारे पास, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर। इसे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और जो अर्थ सरफेस है उस पे होती है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू होती है इसकी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, 9.8 इन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में डिफरेंस यही है कि ये जो स्मॉल जी होता है ये होती है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं तभी इसको। और ये जो जी होता है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, इसकी वैल्यू रिमेन फिक्स्ड। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये था हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू, इसकी वेरिएशन निकाली हमने कि वो अगर अर्थ सरफेस के ऊपर चलेगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, और इनसाइड द सरफेस मतलब इनसाइड द अर्थ ले जाएंगे हम किसी बॉडी को तो वहां पे ग्रेविटी क्या करेगी, कम होगी या बढ़ेगी। तो वो निकालेंगे हम, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट एंड डेप्थ। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ये है अर्थ पे, हमारे पास आएगा अब वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। अगर हमारे पास पर्टिकुलर हाइट है, सपोज करो ये है हमारे पास अर्थ, यहां पे है बॉडी, वो लाई कर रही है अर्थ सरफेस से h हाइट पे, तो जो टोटल हाइट आ जाएगी उसकी हो जाएगी r प्लस h, क्योंकि हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो करेंगे हम सेंटर ऑफ अर्थ से, अर्थ के सेंटर से। अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे कितनी होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये है हमारे पास। अब एट ए हाइट h हाइट पे क्या होगी उसकी एक्सेलरेशन, इसको मान लो जी एच, क्या हो जाएगा हमारे पास, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। बट हमें जी एच की वैल्यू निकालनी है तो इसके कंपैरिजन में निकालना पड़ेगी हमें। तो इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, जी एच अपॉन जी ई इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन जीएम। जीएम से जीएम कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू, जी एच इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जीई। ये आ गया हमारे पास। किसी पर्टिकुलर हाइट पे निकालनी है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला वैलिड होगा अगर h की वैल्यू जो है कंपेरेबल होगी। जैसे h की वैल्यू है सपोज करो 1600 किलोमीटर या इससे ज्यादा, मतलब ज्यादा है 1000 से ज्यादा है, मतलब इसकी लार्ज वैल्यू के लिए, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ h, उसके लिए हमारे पास क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, बट अगर स्मॉल वैल्यू है जैसे 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो उसके लिए हमारे पास अलग सा फॉर्मूला है। ये आ गया हमारे पास जी एच इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, जी एच की वैल्यू हो जाएगी, अब आर स्क्वायर नीचे से भी कॉमन ले लो, यहां से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहां पर 1 बचेगा प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू जीई। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, ये जो वैल्यू है इसको ऊपर ले जाएंगे हम तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखते हैं हम एक्स की पावर -2, तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2 इंटू जीई। तो यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है जिसको बोलते हैं हम बाइनोमियल एक्सपेंशन, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। बट हम यहां तक ही करेंगे, इसको जो हायर वैल्यू ऑफ h है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे।
सिर्फ ये दो फॉर्मूला बचेगा हमारे पास। तो हमारे पास GH की वैल्यू आ गई, GH इक्वल टू 1 माइनस 2H अपॉन R इंटू GE। ये था हमारे पास वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, मतलब अगर छोटी सी हाइट है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उसके लिए ये फॉर्मूला होगा हमारे पास, GH इक्वल टू 1 माइनस 2H अपॉन R इंटू GE। तो जो इसमें परसेंटेज चेंज आएगी इसके इसमें वो आ जाएगी हमारे पास ये वाली वैल्यू 2H अपॉन R परसेंट, इतने परसेंट चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारे पास वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, कि हाइट के साथ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, मतलब ये डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज कर जाएगी। अब इसका जो दूसरा केस है हमारे पास वो है डेप्थ के साथ। एक्सेलेरेशन वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अब सपोज करो ये हमारे पास अर्थ, इसकी रेडियस r है, अगर हमने कोई बॉडी है वो d डेप्थ पे ले गए हम इसको, अब इसका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा r माइनस डी। अब हम यहां पे अर्थ को अज्यूम करेंगे कि अर्थ जो है एक स्फेरिकल यूनिफॉर्म डेंसिटी है उसकी, क्योंकि ये स्फीयर है और उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है। तो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो होती है gm अपॉन r स्क्वायर। अब इसका जो मास हो जाएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, अगर रो डेंसिटी है सपोज करो इसकी, तो क्या हो जाएगा रो इंटू वी। वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है m इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू m की यहां पे पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा GE इक्वल टू G अपॉन आर स्क्वायर इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा 4/3 पाई G रो आर। ये आ गया इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो। अब अगर डी डेप्थ पे ले गए हम तो वहां पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास जी डी। तो वहां पे क्या हो जाएगा, सिमिलरली ऐसी हो जाएगी 4/3 पाई जी रो आर माइनस डी, ये हो जाएगी हमारे पास। क्लियर है। अब इसमें क्या कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 2 को डिवाइड कर देंगे हम, हमारे पास क्या आ जाएगा जी डी अपॉन जीई इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर माइनस डी अपॉन 4/3 पाई जी रो आर। इस कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो जी डी अपॉन जीई क्या हो गया हमारे पास आर माइनस डी अपॉन आर। तो ये आ गया हमारे पास 1/d माइनस आर। तो जी डी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस डी अपॉन आर इंटू जीई। इट मीन्स यहां पे जो जीई की वैल्यू है ग्रेटर देन होगी जीडी के। अगर हम किसी भी बॉडी को किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे ले जाएंगे तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ये था हमारे पास वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट एंड डेप्थ।